इस मूवी की स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि 200 साल पहले बीजापुर पर एक राजा हुकूमत करता था जिसका नाम था हरिमान सिंह। उस वक्त काले जादू का दौर था और काले जादू का सबसे बड़ा जादूगर था सामरी, जो कि एक शैतान था। अब हमें यह दिखाया जाता है कि राजा अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है तो उनकी बग्घी टूट जाती है। फिर वो बनवाने के लिए रुकता है तो उनकी बेटी इधर उधर चली जाती है। अब वो अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम जाओ जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी बेटी उसी सामरी के पास पहुंच जाती है और सामरी उसका खून पी लेता है। फिर राजा अपनी बेटी की ये हालत देखकर सामरी को पकड़ने का हुक्म देता है। फिर उसकी फौज सामरी को पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर मुकदमा चलाते हैं। फिर उसके खिलाफ बहुत सारी बातें होती हैं जिसके लिए राजा उसका सर काटने का हुक्म देता है और उसके धड़ को मंदिर के पास दफनाने का कहता है और उसके सर को अपनी हवेली में रखने का हुक्म देता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही उसका सर काटने वाले होते हैं तो वो राजा से कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे। अब जब तक मेरा सर मेरे जिस्म से अलग रहेगा तुम्हारी ख़ानदान की हर औरत बच्चा पैदा करने के बाद मर जाएगी, और जिस दिन ये सर इस धड़ से मिलेगा मैं तुम्हारे ख़ानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। अब वो लोग उसका सर काट कर एक बक्से में डाल देते हैं और उसका धड़ वहीं पर दफना देते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बहुत सारे राजा आते हैं और बहुत से मर जाते हैं, लेकिन सामरी का खौफ वही का वही होता है और इस ख़ानदान की हर औरत बच्चा देने के बाद मर जाती है। अब हमें 200 साल बाद का सीन नज़र आता है जहाँ पर इस ख़ानदान का ठाकुर रणवीर सिंह ही बचा हुआ होता है। इनके पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन सामरी का खौफ अब भी इनके दिल में होता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ रहता है। इसकी बहन ने सामरी की खौफ से ही अब तक शादी नहीं की। जिसके बाद उसकी बेटी कॉलेज जाने के लिए रवाना हो जाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम होता है संजय। अब शाम के वक्त सुमन संजय और अपने दोस्तों के साथ क्लब जाती है जहाँ पर कोई इनकी पिक्चर्स खींच लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही घर जाती है तो उसके बाप के पास वो पिक्चर्स आ जाती हैं। फिर वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। फिर वो उन्हें बताती है कि ये संजय है। फिर वो उनसे कहती है कि प्लीज़ आप इससे एक बार मिल लीजिए। फिर वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस लड़के से अब कभी नहीं मिलोगी। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी की एक भी बात नहीं सुनता। फिर अगले दिन सुमन संजय से जब ये बात कहती है तो वो उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा बाप हमें कभी मिलने नहीं देगा। फिर वो उससे कहती है कि तुम एक बार मेरे पापा से मिल तो लो। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़वाना। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी सुमन का बाप वहाँ पर आ जाता है अपने गुंडों के साथ। जिसके बाद वो आकर संजय से कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मेरी बेटी को छोड़ने के लिए। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मेरा इश्क बिकाऊ नहीं है और फिर वो उसे गले लगा लेता है। अब वो अपने गुंडों को हमला करने का कहता है और वो उसे मारने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी संजय का एक दोस्त आनंद उसके पास आ जाता है और उसे उन गुंडों से बचाने लगता है। फिर ये दोनों उन गुंडों को मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं और फिर वो उससे पूछता है कि ये लोग कौन थे और तुझे क्यों मार रहे थे। तो फिर वो उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ सुमन का बाप उसे कहता है कि इस बार तो हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार तुम अगर उससे मिली तो हम उसे जान से मार डालेंगे। जिसके बाद काफ़ी रात हो जाती है और वो अपने कमरे में हुक्का पी रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है तभी उसके सामने वाला दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फिर वो उस दरवाजे से नीचे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर सामरी की शक्ल नज़र आती है। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है लेकिन वो अपनी बंदूक उठाकर उसे गोली मारने लगता है। फिर सामरी की शक्ल वहाँ से गायब हो जाती है और तभी उसकी बहन और बेटी वहाँ पर आ जाती है। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम उस लड़के से दोबारा कभी नहीं मिलोगी वरना मैं उसे गोली मार दूँगा। और फिर वो उसे कहता है कि जाओ जाकर सो जाओ। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि सुमन अपने बाप की बात बिल्कुल भी नहीं मानती और संजय के पास आ जाती है और उन दोनों को मिलते हुए ठाकुर भी देख लेता है। फिर ठाकुर वहाँ से चला जाता है लेकिन संजय सुमन को दोबारा से अपने घर लेकर आता है और वो ठाकुर से कहता है कि मैं चाहता तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता
और सुमन से शादी कर लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हम शादी ज़रूर करेंगे पर आपके आशीर्वाद के साथ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो ठाकुर उसे रोकता है और उस हवेली के बारे में और सामरी के बारे में और उस शराब के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर वो लोग उसकी बात पर एतबार नहीं करते तो वो सुमन की माँ के बारे में बताता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि सुमन जब पैदा होने वाली थी तो उसकी माँ को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और फिर डॉक्टर उसके बाप को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर जब सुमन पैदा हो जाती है तो डॉक्टर और नर्सेज वहाँ से बाहर आ जाती हैं। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ, तो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि आप जाकर खुद ही देख लीजिए। फिर वो अंदर जाकर अपनी बीवी से मिलता है तो उसकी बीवी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी थी और वो उसे देखकर डर जाता है। फिर वो बेड से उठकर उसके पास आने लगती है, लेकिन 1-2 कदम चलने के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो संजय से पूछता है कि क्या ये सब जानने के बाद भी तुम सुमन को अपनाओगे और उसे मौत के मुंह में जाने दोगे। जिसके बाद वो उसे कहता है कि अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब सुमन संजय से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन संजय उससे बात किए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अब वो अपने दोस्त आनंद के पास जाता है और आनंद उसे समझाने लगता है कि ये तूने अच्छा नहीं किया, तुम्हें सुमन को अकेले छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सुमन तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होगी, तुम्हें सुमन का साथ देना चाहिए और सुमन को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर तभी वहाँ पर सुमन भी आ जाती है और वो अपना सामान पैक कर लाई होती है। फिर वो संजय से कहती है कि हम बिरजापुर जाएंगे और उस हवेली में जाकर ढूंढेंगे कि वो कौन सा श्राप है जो हमारे ख़ानदान को लगा हुआ है। फिर वो कहता है कि लेकिन हम अकेले वहाँ पर जाकर क्या करेंगे। फिर आनंद उससे कहता है कि तुम अकेले नहीं बल्कि मैं और मेरी बीवी सपना भी तुम लोगों के साथ जाएंगे। अब ये लोग तैयार हो जाते हैं। फिर संजय सपना से उसके बाप के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि मैंने उन लोगों के लिए चिट्ठी छोड़ दी थी। अब हमें अगले सीन में ठाकुर नज़र आता है। उसकी बहन सुमन की चिट्ठी लेकर उसके पास आ जाती है और वो उसे पढ़कर घबरा जाता है। अब दूसरी तरफ ये लोग बीजेपुर के लिए रवाना हो चुके थे और फिर जब रात हो जाती है तो ठाकुर को सपने में दोबारा से सामरी नज़र आता है और वो जब सपने से जाग जाता है तो उसके आसपास की चीज़ें हिलने लगती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अब डॉक्टर्स आकर उसे चेक करते हैं और वो उसकी बहन को बताते हैं कि ठाकुर साहब को हार्ट अटैक आया था और इस हालत में इनका सफ़र करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग उसी पुराने मंदिर के पीछे पहुंच गए थे जहां पर उस सामरी का धड़ दफनाया हुआ है। अब ये लोग मंदिर के अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। फिर ये लोग उसी त्रिशूल के बारे में बात करते हैं जो त्रिशूल उस सामरी के सर के पास पड़ा हुआ है। फिर ये लोग उस त्रिशूल को वहाँ पर ना देखकर थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन आनंद उसे कहता है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर यह मूर्ति ही मिल गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब वो लोग खाना खाकर वहीं पर ही सो जाते हैं। फिर सुमन को वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब वो उन आवाज़ों के पीछे चल देती है। फिर चलते चलते वो उस मंदिर से बाहर आ जाती है। अब उसे वहाँ पर सामरी की बिना सर के लाश नज़र आती है और वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर संजय भी आ जाता है और वो ये बात संजय को बताती है तो संजय उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लाश नज़र आई और वो भी बिना सर के। फिर वो उससे कहता है कि शायद तुम्हारी नींद अब तक पूरी नहीं हुई, चलो चलकर सो जाओ, इसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। फिर ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सुमन अब भी काफ़ी डरी हुई थी। फिर अगले दिन ये लोग उसी हवेली के लिए रवाना होते हैं, लेकिन इन्हें हवेली नहीं मिल रही होती। फिर एक जगह इन्हें एक आदमी लकड़ियाँ काटते हुए नज़र आता है तो सुमन और संजय उसके पास जाते हैं और उससे हवेली का रास्ता पूछते हैं। उसका चेहरा जला हुआ होता है तो उसे देखकर सुमन डरने लगती है, लेकिन संजय को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। पर वो जिस तरह हवेली का रास्ता बताता है, उसके हवेली के रास्ता बताने के स्टाइल को देखकर संजय को भी उससे डर लगने लगता है। फिर ये दोनों साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं और वो इन्हें देखने लगता है। अब जब रात हो जाती है तो ये लोग हवेली में पहुँच जाते हैं और हवेली में इन्हें कोई भी नहीं मिलता। फिर आनंद संजय से कहता है कि इतनी बड़ी हवेली है, यहाँ पर एक चौकीदार तो ज़रूर होगा। फिर वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें दूर कहीं लाइटें की रोशनी नज़र आती है तो दोनों उस तरफ चल देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। अब हमें
उस हवेली में एक बूढ़ी औरत नज़र आती है और उसके पास ही एक दूसरा आदमी भी खड़ा हुआ होता है। फिर वो औरत नीचे आ जाती है और उसे देखकर सुमन डर जाती है। फिर ये लोग उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कुछ बोल नहीं पाती। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि ये गूंगी है और ये मेरी माँ है। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर वो उसे कहता है कि मैं यहाँ का चौकीदार दुर्जन हूँ। जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं। तो ये लोग उसे सुमन से मिलाते हैं और उसे बताते हैं कि सुमन ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मालकिन आइए, आप अंदर आइए। जिसके बाद वो उन्हें हवेली दिखाने लगता है और फिर वो सुमन को उसके दादा और परदादा और सारे राजाओं की तस्वीरें दिखाने लगता है। फिर जब राजा हरिमान सिंह की बारी आती है, उसकी तस्वीर देखकर सुमन काफ़ी घबराने लगती है और वो संजय से कहती है कि इस तस्वीर को देखकर मुझे खौफ महसूस हो रहा है। फिर वो उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक तस्वीर ही है, बाकी तुम ज़्यादा सोच रही हो। लेकिन फिर भी सुमन को उस तस्वीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है और वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उस तस्वीर की आंखें सुमन को देख रही होती हैं। सुमन भी ये बात नोटिस करती है और दोबारा से पीछे मुड़कर उस तस्वीर को देखती है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए और वो तस्वीर अभी तक सुमन को देख रही होती है। अब अगले दिन ये लोग नाश्ते का इंतज़ार कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सुमन तैयार होकर नीचे आ रही होती है तो उसे वहाँ पर वही आदमी नज़र आता है जिससे इन लोगों ने हवेली का रास्ता पूछा था, जो कि लकड़ियाँ काट रहा था। अब दोबारा से सुमन उस आदमी को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो उन्हें वो आदमी दिखाती है। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम सांगा है और मैं यहाँ पर दुर्जन से मिलने आया था, उसे लकड़ियाँ देने के लिए। अब वो उसे कहते हैं कि अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो दुर्जन भी वहाँ पर आ जाता है। अब ये लोग दुर्जन से पूछते हैं कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा था। तो वो उन्हें बताता है कि सारे गांव में लकड़ियाँ सिर्फ ये सांगा ही देता है, अब लकड़ियाँ नहीं होंगी तो खाना कैसे पकाऊंगा। फिर ये लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन ये आदमी अब दोबारा इस हवेली में नहीं नज़र आना चाहिए। फिर ये कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें आनंद नज़र आता है जो कि किसी पहाड़ी पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसकी बीवी सपना भी उसके पास ही होती है और वो उसे बुलाती है तो आनंद उसे इग्नोर कर एक्सरसाइज में लगा हुआ होता है। फिर वो काफ़ी रोमांटिक मूड में होती है लेकिन आनंद उसे बार बार इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो खड़ी होकर आनंद को बुलाती है तो इस बार आनंद उसके पास आ जाता है और अब वो उसे नीचे गिराकर उसके पास आने लगती है। लेकिन फिर भी आनंद उससे दूर हो जाता है और वो उससे नाराज़ हो जाती है। अब वो उससे नाराज़ होकर जंगल की तरफ जाने लगती है। फिर आनंद उसे डराने लगता है कि जंगल में जंगली जानवर होंगे जो कि तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन सपना बिना डरे ही वहाँ से जाने लगती है। अब वो थोड़ा ही आगे जाती है तो वहाँ पर जंगली आदिवासी लोग होते हैं जो कि घात लगाए बैठे हुए होते हैं। फिर ये लोग सपना को देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सपना भी इन्हें देखकर डर जाती है और चीखें मारकर वहाँ से भागने लगती है और ये सारे लोग उसके पीछे होते हैं और उसकी चीखें आनंद भी सुन लेता है और फ़ौरन ही वो सपना की तरफ भागने लगता है। अब ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और एक जार में डालकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। फिर आनंद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन्हें देखता है तो वो उन्हें कहता है कि लड़की को छोड़ दो। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और आनंद इनसे लड़ने लगता है। फिर काफ़ी देर लड़ाई के बाद आनंद इन सब पर भारी पड़ने लगता है तो ये लोग आनंद से डरकर वहाँ से भागकर चले जाते हैं और आनंद सपना को लेकर हवेली के लिए रवाना हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि ये आदिवासी एक डाकू के लिए काम करते हैं। उस डाकू का नाम है मच्छर सिंह और उस डाकू के ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी है। अब हमें वो ठाकुर नज़र आता है जिसने इस डाकू के ऊपर 15,000 रुपये का इनाम रखा है। अब उसके पास उसके गांव का एक लड़का आता है और वो उससे पूछता है कि ठाकुर साहब आप अपने जूतों में कीलें क्यों ठुकवा रहे हैं। जिसके बाद वो उनसे बताता है कि मैं डाकू मच्छर सिंह के हाथों में ये कीलें चुभवाऊँगा। अब वो ये इमेजिन भी कर रहा होता है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि संजय उस हवेली का इतिहास पढ़ रहा होता है और आनंद भी उसके पास ही खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर चौकीदार दुर्जन आ जाता है और ये लोग उससे उस हवेली के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं।
फिर दुर्जन उन्हें बताता है कि इस हवेली के बारे में हमने अपने दादा परदादाओं से बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन आज से 200 साल पहले राजा हरिमान सिंह के दौर में जो कुछ इस हवेली में हुआ उसकी निशानियां आज भी ज़ाहिर हैं, और इस हवेली का और उस पुराने मंदिर का आपस में ज़रूर कुछ ना कुछ गहरा ताल्लुक़ है। दूसरी तरफ हमें सुमन नज़र आती है जो कि अपने कमरे में होती है, और तभी उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके दादा हरिमान सिंह की तस्वीर होती है जो कि उसे ही देख रही होती है। वो उसे देखकर डर जाती है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर कर अंदर आ जाती है। अब वो अंदर जैसे ही आती है और कैंडल उठाकर दूसरी तरफ देखती है तो दुर्जन की माँ उसके पास आ जाती है और वो उसे देखकर डर जाती है। अब वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो उसे दूध का गिलास दिखाती है। अब वो दूध का गिलास देखकर उसे कहती है कि दूध जाओ जाकर टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूँगी। अब वो वहाँ जाकर गिलास रख देती है। फिर अगले सीन में सांगा और दुर्जन ये बात कर रहे होते हैं कि ये लोग इतनी दूर इस वीरान हवेली में क्यों आए हैं। फिर सांगा उसे बताता है कि ज़रूर इस हवेली में कोई ना कोई ख़जाना छुपा हुआ है और ये लोग उसी ख़जाने को ढूंढने आए हैं। ख़जाने का नाम सुनकर दुर्जन की माँ डरने लगती है और उनसे इशारों में नहीं कहने लगती है। फिर सांगा उसे कहता है कि ये तुम्हारी माँ को क्या हो गया है, ख़जाने का नाम सुनते ही इसकी हालत ऐसी क्यों हो जाती है। तो दुर्जन उसे बताता है कि मेरी माँ इस हवेली के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन बेचारी गूंगी है, इसलिए कुछ बता नहीं पाती। अब वो उससे कहता है कि ये तो पक्की बात हो गई है कि यहाँ पर ख़जाना है और ये लोग अपनी शहर की ज़िंदगी छोड़कर उस ख़जाने को तलाश करने ही आए हैं। फिर वो उसे कहता है कि अगर इन्हें ख़जाना मिला तो हम उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर चुरा लेंगे। फिर वो उसे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। अब अगले दिन ये लोग नदी पर जाते हैं। सुमन, आनंद और सपना की तस्वीरें खींच रही होती है और संजय मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तभी नदी से एक लड़की बाहर आती है और वो कबीलाई ज़बान में संजय से कुछ कहती है। अब आनंद भी उसके पास आ जाता है और वो संजय से कहता है कि ये लड़की कह रही है कि ये तुम्हें मछलियाँ पकड़ कर दे दे। अब संजय उससे कहता है कि ये लड़की मछलियाँ कैसे पकड़ेगी। अब वो पानी के अंदर चली जाती है और छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर आनंद की तरफ फेंक देती है। फिर सुमन ये देखकर जेलस हो जाती है और उसके पास आने लगती है। फिर वो लड़की नदी से निकलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुमन इनसे कहती है मछलियाँ पकड़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो बाज़ार से भी मिल सकती हैं। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर जब लंच टाइम होता है ये लोग खाने का इंतज़ार करने लगते हैं और सपना इनके लिए बहुत बड़ी मछली लेकर आती है। फिर ये लोग उसे कहते हैं कि ये मछली है या मगरमच्छ। अब वो लोग सुमन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और सुमन हवेली की तस्वीरें खींच रही होती है। अब वो राजा हरिमान सिंह की पेंटिंग की तस्वीर खींचती है तो उसके अंदर से उसे सामरी का कटा हुआ सर नज़र आता है और ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। तभी उसके पास संजय आ जाता है। अब वो संजय को ये बात बताती है तो संजय दोबारा से उस पर हंसने लगता है और वो उसे कहता है कि उस मंदिर के पास तुम्हें एक कटा हुआ धड़ नज़र आया था और यहाँ पर तुम्हें कटा हुआ सर नज़र आया है। फिर वो उसे कहता है कि ये तो एक कहानी सी बन गई, अब जल्दी से चलो, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फिर अगले सीन में हमें आनंद और सपना नज़र आते हैं और आनंद उसे बताता है कि ये देखो डाकू मच्छर सिंह, और इस पर पूरे 15,000 रुपये का इनाम है और मैं इसे पकड़वाऊँगा और 15,000 रुपये लूँगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें डाकू मच्छर सिंह नज़र आता है जो कि बसंती के पास आता है और उससे कहता है कि नाचो, मैं तुम्हारा डांस देखने आया हूँ। तभी आनंद उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे ठाकुर मुर्दाल सिंह के हवाले कर देता है। वो लोग इसे फांसी पर चढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आनंद घोड़े पर चढ़कर आता है और डाकू मच्छर सिंह को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो उसे जंगल में ले जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना चेहरा दिखाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बार बार पकड़वाऊँगा और इनाम हासिल करूँगा। और फिर वो डाकू उससे कहता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा, तो वो उसे कहता है कि इनाम का 20% तुम्हारा होगा। फिर वो डाकू नहीं मान रहा होता तो वो उसे कहता है कि अभी तुम्हें उनके पास लेकर चलूँ। फिर वो कहता है कि ठीक है, 20% मेरा, 80% तुम्हारा। अब अगले सीन में हमें सुमन नज़र आती है और वो नहा रही होती है तो शावर से पानी की जगह खून निकलने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और तभी उसे सामरी नज़र आने लगता है। अब वो चिल्लाने लगती है और टब में नीचे गिर जाती है। फिर
उसकी चीखें सुनकर आनंद और संजय भी वहाँ पर आ जाते हैं और दरवाज़ा तोड़कर उसे बाथरूम से बाहर निकाल लाते हैं। फिर वो उसे कहती है कि ये ज़रूर उस शैतान का काम है। फिर संजय कहता है कि ये किसी शैतान का नहीं बल्कि किसी इंसान की शरारत है। जिसके बाद वो दुर्जन से कहता है कि ये सब क्या है, ये हमें तुम बताओगे। जिसके बाद दुर्जन उन्हें कहता है कि ये किसी की शरारत नहीं, उस शैतान का साया है और आप उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर कबीले वाले मौजूद हैं, उनसे आप जाकर पूछें, वो आपको सब कुछ बता देंगे। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि संजय नदी पर जाता है और उसी लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है बिजली। अब वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है तो सुमन वहाँ पर आ जाती है। फिर संजय उससे कहता है कि मेरा बिजली के साथ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और संजय बिजली के साथ चला जाता है। अब वो उसे अपने कबीले लेकर आती है और अपने भाई राका से मिलाती है। फिर राका उससे पूछता है कि ये कौन है। अब वो उसे बताती है कि ये संजय है और ये आपसे उस पुरानी हवेली के बारे में जानना चाहता है। फिर संजय उससे पूछता है कि उस पुरानी हवेली और उस मंदिर के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो वो मुझे बता दो। फिर वो उससे कहता है कि उन राज़ों से तुम दूर रहो जिन्हें खोलने से सिर्फ बर्बादी होगी। फिर वो उसे बहुत समझाता है लेकिन संजय उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें धमकियां देकर वहाँ से चला आता है।